हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हंटर पर। आप लोग को पता होगा कि 64वीं की इंटरव्यू चल रही है। उसमें प्रीपत्र 1 और प्रीपत्र 2 फिलअप किया जाता है और वहाँ इंटरव्यू में के समय वहाँ पर हमें सबमिट किया जाता है। तो जनरली आप बीपीएससी की वेबसाइट पर देखोगे तो ये पत्र आपको वहाँ से मिल जाएंगे और वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आप इसे नीला या काला काला बॉल पॉइंट से खुद फिलअप करके लेकर आएँ। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये प्रीपत्र 1 और 2 तो जनरली प्रेफरेंस वाइज है। जनरली हमको फोकस करना है प्रीपत्र 1 को कैसे फिलअप किया जाए, इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम पता करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आप अपना एक फ़ोटो चिपका लें, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर आपका डालना है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरने के समय में जब 64th का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें जो फॉर्म भरे थे तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उसको डालना है। तो ये दोनों आप डाल देंगे। उसके बाद आगे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मांग रहा है उम्मीदवार का पूरा नाम। तो इससे पहले क्या है कि आप इसको भरने से पहले 2 और फोटोकॉपी करा लें। वहाँ पर जनरली बोला गया है कि 2 फोटोकॉपी लाना है, लेकिन आपसे लिया जाएगा 1। तो मेरा सजेशन ये है कि 2-3 करा ले और 2-3 पहले ही उसको भर के प्रैक्टिस कर ले अपने घर पे, तब फाइनल भर के अच्छे साफ सुथरे हैंड राइटिंग के साथ वहाँ लिख कर ले जाए। तो यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखना है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप उसका जो श्री में होता है कि श्री, मिस्टर, ये सब कुछ नहीं लिखना है। जैसे सपोज कर लो किसी का नाम राम कुमार है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, RAMKUMAR। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि बहुत सवाल उठता है कि हम इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ठीक है ना। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसका कोई मतलब बीपीएस ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर सपोज कर लो राम कुमार, तो RAMKUMAR हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि पिता का पूरा नाम। तो पिता का जो पूरा नाम है वो यहाँ पर लिखे, ठीक है। अभी अगर कोई महिला है जो शादीशुदा है, मैरिड है, तो वहाँ पर उनके पति का नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है माता पिता या पति का व्यवसाय लिखना है, उनका बिजनेस क्या है, उनका अर्निंग क्या है, क्या काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। माता पिता पति का आय, उनका इनकम क्या है वो लिखना है। तो जनरली जो फार्मर होते हैं उनका तो कोई मासिक कोई मंथली इनकम होता नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए कि जो ओवरऑल देखो यहाँ पर जस्ट लाइक एक इसका कोई मतलब यूज नहीं है, जैसे ही पूछा है। तो मैंने क्या किया था कि जो फादर अगर आपके किसान हैं तो अगर वो मंथली इनकम तो होगा नहीं, तो जो सालाना इनकम होगा उसको डिवाइड करके सालाना इनकम लिख दे या उसको मंथ में डिवाइड करके उसको लिख दे। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग बनवाए हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर डालिए। ओके दोस्तों, आते हैं 3 के पास। 3 क्या बोल रहा है कि जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको लिखना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र छाया प्रति, देखो अब इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आता है उसको वहाँ पर छोड़ देना है। वहाँ पर जाओगे आप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आराम से आपको भरवाएंगे। तो इसको आप छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको ब्लैंक रहने दो, वहाँ पर आपसे भरवा लिया जाएगा। नेक्स्ट है उम्र आपका क्या है, जब आप फॉर्म भरे थे 2018 में प्रीलिम्स का फॉर्म आया था उस समय उम्र क्या है। तो उस समय से जब आपका डेट ऑफ बर्थ, जब आप जन्म लिए होंगे, वहाँ से 2018 तक के बीच में कितने वर्ष, कितने मास, कितने दिन है वो आप कैलकुलेट करके इसमें फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ में क्या है कि पता पूछ रहा है। आपका जो पता है एक परमानेंट पता होता है, एक टेम्पररी पता होता है, तो उसको आप इसमें फिलअप कर सकते हैं दोनों में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद ईमेल आईडी डालिए। नेक्स्ट है अस्थाई पता, जो आपका परमानेंट जो घर है, परमानेंट एड्रेस है, उसका जो कौन से प्रखंड और अंचल में आते हैं उसके बारे में यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तब आपने कोई मम्मी पापा जो भी है या कोई सीनियर है उनसे आप पूछ के डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि गलत नहीं डालना है,
इसीलिए क्या बोल रहा हूँ कि इसको फाइनल फिलअप करने से पहले 2-3 बार आप घर पर डाल के प्रैक्टिस करवा लें, और कोई आपके सीनियर है उससे एक बार चेक करवा लें। अस्थाई पता का जिला कौन से डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। आप यहाँ पर है कि राज्य के जन्मवासी या अधिवासी जो लागू ना हो उसे काट दे, ठीक है ना। तो कौन से राज्य के है उसके बारे में यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आते हैं दोस्तों 7th पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है जाति। जाति आपका कौन सा है? यह केवल आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष एवं महिलाएं के लिए लागू होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप जनरल है तब तो आपको लागू नहीं होगा, इसको लिखने की कोई नहीं है। यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखवाएगा? नील लिखवा लेगा, NIL, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना अपने मन से। यहाँ पर नील लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूँगा कुछ मत लिखिए। वहाँ पर जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो बोलेगा कि NIL लिखो, आप वहाँ पर लिख देना। इसको भी आपको ब्लैंक लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो अपना जाति लिखिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उसको भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, जो नहीं ले रहे हैं वो तो और कुछ नहीं लिखेगा। यहाँ पर जो भी भरवाएगा वो भरवा लेगा। अगर रिजर्वेशन जो नहीं ले रहे हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नील लिखेंगे, वो लिखवा देगा जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो रिजर्वेशन ले रहे हैं ये भी ब्लैंक छोड़ देंगे, वहाँ पर वो लिखवा देगा, ठीक है ना। तो आप जिसमें कंफर्म हो वहीं लिखे, जिसमें कंफर्म नहीं हो वो मत लिखे। अगर कोई गलती हो गया तो वहाँ पर आपको BPSC ऑफिस में ना आपको कोई फोटोकॉपी का व्यवस्था मिलेगा कि जाइए आप फोटोकॉपी करवा लीजिए और फिर से लाइए फिर से लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। 8वां क्या है? क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है? अगर नहीं है तो नहीं पर टिक मार दीजिए, अगर है तो हाँ पर टिक मार दीजिए। अगर नहीं है तो इस टिक मार दीजिए, इस सबको जो यहाँ पर है और इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर जनरली आएगा NIL, नील, मतलब कुछ नहीं, वो आपको वहीं भरवाएगा, अपने से मत लिखिएगा। अगर जो हाँ है, जो अगर दिव्यांग है वो अपना जो परसेंटेज है, कितने प्रतिशत दिव्यांग है, कौन कौन से है उसको लिख देना है। और छाया प्रति प्रमाण पत्र का क्या है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, वो वहाँ से लिखवा लेगा। 9th क्या है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं? हाँ तो यस, ना तो नहीं, ठीक है। अब छाया प्रति को ब्लैंक छोड़ देना है, वो वहाँ फिलअप करवाएगा। देखो अब नेक्स्ट है ऊंचाई। आपका हाइट क्या है? तो जनरली इसको आप फीट में लिखो, मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो। तो मैं तो सेंटीमीटर में लिखा था तो वहाँ लिख दे। ऑलरेडी वहाँ पर जाओगे तो मेडिकल में ऑलरेडी चेक होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ लिख दिए वहाँ पर 1-2 सेंटीमीटर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वो मैटर नहीं करता है। मेडिकल में आपका जो होगा वो लिख देगा, लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करना है कि अपना मेजर कर लेना और वहाँ पर वहाँ पर लिख देना है कि 165 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर अपने हिसाब से मेजर करके। छाती का माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। यहाँ पर छाती का मेजर क्या है, उसके बाद एयर जब हम लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं तो जो छाती फूल जाता है उस पर उसका क्या है, ये भी आप मेजर करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और जो महिलाएं हैं उनके लिए ये नहीं है, तो यहाँ पर महिलाएं क्या लिखेंगी? नील, NIL। लेकिन मेरा सजेशन है महिलाएं इसको ब्लैंक छोड़ दे, वहाँ पर जाइएगा आप तो भरवा देगा आपको। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि उम्मीदवारों का एक विशिष्ट पहचान चिन्ह, जो आपका चिन्ह क्या है, जो आप प्रीलिम्स में प्री के समय में आपने फॉर्म भरा होगा कि किसी के मोल है राइट हैंड, किसी का लेफ्ट हैंड, किसी का फेस पर है, या कुछ चिन्ह जो होगा जो आपने प्रीलिम्स के समय लिखा होगा वो यहाँ पर मेंशन करना है। और ध्यान रहे दोनों सेम होना चाहिए। वहाँ पर प्रीलिम्स में कुछ और लिख दिया और यहाँ पर कुछ और नहीं, जो वहाँ पर लिखा वही होना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये वहाँ पर जाओगे तो ये चेक करेगा कि हाँ, प्रीलिम्स में देखेगा कि हाँ आपने क्या लिखा है कि राइट हैंड में मोल है, तो देखेगा कि बताओ कहाँ है भाई, तो वो चेक करता है। तो इसको ध्यान से भरिएगा, जो प्रीलिम्स के समय में फॉर्म भरने के समय भरे थे वहीं भरना है आपको। नेक्स्ट है, आते हैं दोस्तों 12वां की तरफ। विवाहित, अविवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा लागू ना हो। इसमें से क्या आपकी एक से अधिक स्त्री जीवित है? यहाँ पर अपना वर्ब फिल कर दे। अगर आप अविवाहित है, शादीशुदा नहीं है, तो आप इस पर टिक कर दे, इसको छोड़ दे, इसमें नील भर दे। अगर विवाहित है तो उसको भी डाल दे, अगर विधुर है तो सब डाल दे। और यहाँ पर जीवित है तो डाले, एक से अधिक पत्नी है आपके पास तो वो डाले, अगर नहीं है
तो इसको ब्लैंक छोड़ दे, वहाँ पर आपसे क्या लिखवाएगा NIL, लेकिन आपको छोड़ देना है, वो लिखवाएगा तभी लिख लेना है। ठीक है। शिक्षा से संबंधी योग्यता स्नातक और समकक्ष परीक्षा के विषय में, ठीक है ना। आपका योग्यता क्या है, स्नातक क्या है, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किए हैं उसको डालना है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गया 14th, शिक्षा संबंधी योग्यता का विवरण। अब देखो ध्यान से, जो 64th में भरे हो, प्रीलिम्स के समय में, फॉर्म भरने के समय जो फिलअप किए हो वहीं यहाँ पर होना चाहिए, कुछ गलत सलत मत भर देना, इसको ध्यान से। अब विषय क्या है, मैट्रिक में जनरली क्या होते हैं, 5 विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश 5 होते हैं। अपने हिसाब से देख लेना, जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसमें यहाँ पर डाल देना है। ईयर क्या है, जैसे सपोज कर लो आपने 2010 में मैट्रिक किया है, तो क्या लिखोगे 2009 से 2010, ठीक है ना, 2009 से 2010। पास आउट कौन से ईयर में किए हो, तो यहाँ पे लिखोगे 2010। स्थान कहाँ से किए हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने किया है सैनिक स्कूल कपूरथला से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैनिक स्कूल कपूरथला। बोर्ड कौन सा है, तो मेरा था CBSE। आपका बिहार का कोई बोर्ड होगा वो लिख सकते हैं, कौन से स्कूल से किए हो वो लिख सकते हैं। प्राप्त पूर्णांक मतलब कितने मार्क्स आपको आए वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर जिसका CGP होगा वो CGP मेंशन कर दीजिए, जैसे 9.5 हो गया, 9.6 हो गया, 9.0 हो गया, और कितने प्रतिशत। तो आप जो CGP वाले होंगे, अगर जिसके पास मार्क्स होगा तो मार्क्स लिख दीजिए, और कितने परसेंटेज बने हुए लिख दीजिए। जिसके पास CGP वाला जो होगा, जो नए जनरेशन वाले होंगे, उसमें क्या करें आप कि पीछे दिखेगा मार्कशीट पे, तो लिखा रहेगा कि जितना आपका जो मार्क्स आया है उसके 9.5 से मल्टीप्लिकेशन करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रतिशत यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। स्नातक, ग्रेजुएशन का क्या है, जैसे मेरा था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। अगर आप साइंस से किए हैं, मैथ से किए हैं, हिस्ट्री से किए हैं, जो भी है आपका वो लिख सकते हैं। सत्र क्या है, जो 3 साल का होता है, तो सपोज कर लो कि 2014 से 2018, 2012 से 2015, 3 साल का जो गैप है। अगर उत्तीर्ण कौन से साल फाइनल डिग्री आप मतलब 3rd ईयर पास किए हैं, या कोई बीटेक किया है तो 4th ईयर किए हैं, तो उसको लिख सकते हैं। जैसे सपोज के लिए कोई बीटेक किया है, तो 2012 से बीटेक करने में आपको कितने साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2016, ठीक है दोस्तों। स्थान क्या है, तो कौन से स्थान से किए हैं, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखिए, या आप जहाँ से, मैं यहाँ पर ये लिखा था, आप जहाँ से जो किए हैं वो लिख दीजिए। कौन से स्थान से किए हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, स्थान पूछ रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कौन से कॉलेज से हम किए हैं हम वो लिखे थे। आप कौन से कॉलेज से किए हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नेम ऑफ द कॉलेज लिखना है, इंस्टीट्यूट लिखना है, यहाँ पर लिखना है कौन से विश्वविद्यालय से किए थे, तो कोई बिहार में मगध यूनिवर्सिटी से किया होगा, कोई पटना यूनिवर्सिटी से किया होगा, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो यहाँ पर उसको फिलअप करना है। अब 3 साल का जो कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, उसमें ओवरऑल मार्क्स कितना है, ठीक है ना। तो सब कुछ के लिए किसी का 700 मार्क्स है ओवरऑल, तो ओवरऑल मार्क्स जैसे बीटेक किए हो, तो अभी तक जितना सेमेस्टर पढ़े हो 4 साल में, तो पूरा मार्क्स कितना आपको मिला है वो लिखना है, और कितने में मिला है उसका परसेंटेज यहाँ पर डाल देना है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले 15th क्या बोल रहा है दोस्तों, परीक्षा का वैकल्पिक विषय। देखो क्या है, अब क्या है वैकल्पिक विषय क्या है, जैसे आपका ऑप्शनल क्या है, तो जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो मैंने वो लिखा, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स हो सकता है, उसके हिसाब से लिख देना है। कोड संख्या, देखो कोड संख्या आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट उनको पता नहीं होता है, मेरे जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरा ऑप्शनल का कोड संख्या क्या है। तो कोड संख्या को आप क्या करेंगे, आप क्योंकि पीटी का, प्रीलिम्स का, मेंस का तो एडमिट कार्ड जिसके पास होगा वो लिख सकते हैं, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या करना, कोड संख्या अगर आपको पता नहीं होगा तो उसको आप ब्लैंक छोड़ देना, वहां पर आपसे फिलअप करवा लेगा, अगर पता है तो आप लिख देना। आते हैं दोस्तों 16th के समय, क्या आप किसी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा किसी परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं अथवा दंड स्वरूप आयोग घोषित की, मतलब क्या है ना कि कोई परीक्षा से आप बाहर निकाले गए हैं या आपको कोई दंड मिला है, आपको सस्पेंड किया है, तो अगर ऐसा है तो होप्स आप, अगर इसमें कोई ना हो, कोई ऐसा ना हो, तो इसमें क्या है ना आप नील डाल दो,
कि नहीं मुझे कोई परीक्षा से बाहर नहीं निकाला गया है, तो यहाँ पर क्या है, नील डालना होगा, लेकिन आप ब्लैंक छोड़ दे वो भरवा लेगा। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण से, तो आप यहाँ पर मेंशन करें, वर्ष बताइए, कारण बताइए कि किस में पकड़े गए, चीटिंग करने में पकड़े गए, चीटिंग करवाने में पकड़े गए, क्या करने में पकड़े गए, कब तक दंड दिया गया, दंड देने वाले अधिकारी का नाम था। मुझे लगता है कि इसमें 99% स्टूडेंट होंगे जिसका ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आप नील लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखवा देगा आपको। ओके दोस्तों, क्या आप 17th क्या है ना, क्या आप किसी आपराधिक कांड के अभियुक्त दंडित हुए हैं, मतलब कोई आप पर केसेस है, कोई FIR दर्ज हुआ है उसके बारे में, लेकिन अगर है तो उसके डिटेल यहाँ पर दीजिए, थाना कौन सा है, वर्ष क्या है, उसका नियम क्या है, कौन सा कांड है, इसके बारे में कोर्ट वोट का मामला है कि नहीं, उसके बारे में मेंशन कीजिए। अगर नहीं होगा तो यू हैव टू लीव दिस बॉक्स, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको नील लिखवाएगा। अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ऐसा नहीं, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश मत कीजिए, छोड़ के चले जाइए, वो लिखवा देगा। और ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगता है, उसमें सारे करवा देगा आपको। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तिथि, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, वहाँ पर लिखवाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में साइन कर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ तक था प्रीपत्र 1, ठीक है ना, प्रीपत्र 1। अब हम देखते हैं प्रीपत्र 2। देखो प्रीपत्र 2 का जब आप PDF खोलोगे तो उसमें क्या है, प्रीफरेंस डालना है, ठीक है ना। तो प्रीफरेंस से पर्सनल चॉइस होता है, इसमें ना मैं बता सकता हूँ आपको, ना आप जो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कोई होता है कि कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कोई कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैंने क्या डाला तो मैं बताता हूँ। जैसे 24 आपको वैकेंसी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या डाला था कि जो लेवल 9 का है उसको मैंने पहले डाला था। सबसे पहले मैंने क्या डाला था, फर्स्ट प्रेफरेंस BAS, सेकंड BPS बिहार पुलिस सेवा, थर्ड डाला था मैंने वित्त सेवा, फोर्थ कारा सेवा। तो मैंने अपने हिसाब से लेवल जो 9 है उसको पहले डाला, उसके बाद लेवल 7 को डाला। और जनरली आप कहीं भी मॉक ले रहे होंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया होगा कि क्या क्या डालना है। तो दोस्तों ये था प्रीपत्र 1 और प्रीपत्र 2। अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हम लोग बता दूं कि 66वीं प्रीलिम्स हो गया है, अब रिजल्ट कब आएगा कब नहीं ये तो BPSC पर निर्भर है। कट ऑफ का क्या है, कट ऑफ अगर क्या होगा क्या नहीं ये BPSC पर निर्भर है, लेकिन हम लोग एक एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इतने से बीच में कट ऑफ जाएगा। उसका वीडियो इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और 66 के मेंस का कोर्सेज हम लोग करवाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको एक एक क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक करवाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व करके उसका PDF बना के आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया जाएगा, उस पर सेंड करना होगा। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें क्या होगा कि आपको एक एक माइन्यूट डिटेल चेक करके बताया जाएगा, विद इन अ डे आपको सेंड कर दिया जाएगा। सो इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।